हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंज टॉक्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का डीआरडीओ का एसटीएबी का रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो उसके लिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे, मेरे पास उनके मॉक टेस्ट थे, मेरे पास उनके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, मैं उस बेसिस पे आप लोगों के लिए कुछ पेपर्स के सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको 4 से टोटल सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे, जिसमें आप सभी को पता है जो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो आपका टीयर 1 में आपका नॉन टेक पार्ट आएगा और टीयर 2 में फ्रेंड्स आपका टेक्निकल पार्ट आएगा। ठीक है, तो आपके टेक्निकल पार्ट में 100 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके मैकेनिकल से आने वाले हैं। तो टोटल मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, तो मैं आप लोगों को टोटल 4 सेट सॉल्व कराऊंगा। सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4। मतलब आपको टोटल 100 क्वेश्चन हर एक सेट में मिलेगा आपको। तो टोटल आपके यहाँ पे 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ही ईजिली हो जाएगी। और आप ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ 400 क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड, जो आपके इसमें ऑप्शंस होंगे, मतलब आप सभी को पता है, जैसे मैं पेपर सॉल्यूशन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, तो जो ऑप्शंस होते हैं मैं उस पर भी फोकस करता हूँ कि मतलब इसमें से कैसे क्वेश्चंस फिर से बन सकते हैं। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है मेरे वीडियो से। तो अभी तक आपने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको पेपर में जरूर क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड्स आपके लिए कि ये आपका पार्ट 1 होने वाला है। सेट 1 का पार्ट 2, सेट 1 का पार्ट 3, सेट 1 का पार्ट 4 और सेट 1 का पार्ट 5 मैं जल्द ही अपने अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिकल टॉपिक्स की, मैंने ऑलरेडी मेरी एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिकल टॉपिक्स, जहाँ पे आपको कैसे कैसे एग्जाम में, जेई के एग्जाम में कुछ जो सॉल्व टॉपिक्स हैं उसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने ऑलरेडी इसमें आप लोगों को इसमें एक्सप्लेन कर दिया। जैसे अगर हम बात करें फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर, इससे इसकी ट्रिक कैसे आपको याद कैसे करना वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको लैंडिंग व्हील का आईएसओ कोड से क्वेश्चन आता है, मैंने वो भी अपलोड किया हुआ है। क्वेंचिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर पेपर में आए हैं, मैंने पहले उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके बाद मैंने उसको अपलोड किया है। ऐसे आपको यहाँ पे शॉर्ट टॉपिक्स मिल जाएंगे जिससे लास्ट ईयर जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके 1.5x स्पीड करिएगा और सभी वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा। पक्का बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। चलिए अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपके फर्स्ट क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यूनिफॉर्म सिंपल सपोर्टेड बीम लेंथ एल कैरिड ए पॉइंट लोड डब्ल्यू एट सेंटर, रिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ बीम। तो फ्रेंड्स पहले हम थोड़ा सा इसमें बीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन को देखेंगे। पहले अगर हम बात करें कॉमन बीम्स जो हमारी होती हैं, अगर हम बात करते हैं जो हमारी कॉमन बीम्स होती हैं, कुछ कुछ हमारी बीम्स होती हैं जो हमेशा हर एग्जाम में पूछी जाती है। पहली आपकी होती है सिंपली सपोर्टेड बीम, मतलब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, सिंपली सिंपली सपोर्टेड बीम्स। ठीक है, तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें पूछेगा आपसे, मान लीजिए आपकी एक बीम है, ठीक है, यहाँ पे एक लोड, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है और सेंटर में यहाँ पे आपका डब्लू लोड लग रहा है। तो अगर हम बात करें सेंटर की, तो ये आपकी L/2 डिस्टेंस हो जाएगी और ये भी आपके फ्रेंड्स L/2 डिस्टेंस हो जाएगी और टोटल ये आपकी डिस्टेंस L हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की, आपसे सीधे एग्जाम में पूछेगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसका मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये सभी एकदम आपके टिप्स पे होने चाहिए, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो इसका होगा डब्ल्यू, यहाँ पे जो आपका लोड लग रहा है वो आपका डब्ल्यू लोड लग रहा है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा WL/4। अगर हम स्लोप की बात करें, इसमें स्लोप क्या होगा मैक्सिमम, थीटा हम इसको लिखते हैं, तो ये आपका होगा WL² / 16 EI। अगर हम बात करें फ्रेंड डिफ्लेक्शन की, तो इसका फॉर्मूला आपका होगा WL³ / 48 EI। फ्रेंड्स आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसकी लेंथ L है और उसका सेंटर लोड W है, तो उसका डिफ्लेक्शन क्या आएगा। तो फिर उसका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है WL³ / 48 EI। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा फ्रेंड, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, WL³ / 48 EI। अगर हम बात करें कुछ और बीम्स की, तो अगर हम बात कर लेते हैं यूडीएल की, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिव लोड। अगर हम यूडीएल की बात करते हैं तो आपको सभी को पता होगा ये आपकी बीम होगी, यहाँ पे आपका ये सपोर्ट है, यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिव लोड लगा हुआ है। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू, और ये आपका एल है। तो इस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला इस केस में बन के आता है WL² / 8। अगर हम थीटा की बात करें स्लोप की, तो उसका फॉर्मूला बन के आता है आपका WL³ / 24 EI। अगर हम बात करें डिफ्लेक्शन की, तो इसका फॉर्मूला फ्रेंड बन के आता है 5WL⁴/384 EI। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पे बात करेगा, अगर यहाँ बात करता है यूडीएल की, देखिए आपसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है सिंपली सपोर्टेड बीम का
मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो आपको ये इजीली याद हो गया, बट आपको अब क्या सीखना है, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिव लोड है उस केस में आपका डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो उस केस में आपका डिफ्लेक्शन होगा 5 WL की पावर 4 डिवाइडेड बाई 384 EI। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोलता है कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वर्क डन व्हेन, मतलब आपका अधिकतम कार्य जो आपका होता है उसका कंडीशन क्या होगा, मतलब उसका थीटा एंगल क्या होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें फ्रेंड फॉर्मूले की, तो जो आपका फॉर्मूला होता है W इक्वल टू होता है एफ टी कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है एफ टी कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आप सभी को पता है जब कॉस थीटा, जब कॉस जीरो की वैल्यू, जब थीटा आपका जीरो होगा मतलब कॉस जीरो होगा तो ये 1 होता है। और जब कॉस थीटा की वैल्यू 90 होगा, जब ये कॉस 90 होगा तो ये आपका जीरो होता है। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम कब होगा, जब आपका थीटा की वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, मतलब जब आपका थीटा जीरो होगा तब इसकी वैल्यू हमको मिलेगी, मतलब W इक्वल टू एफ टी, और कॉस थीटा आपका जीरो होगा तो आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इस केस में आपको जो है एफ डी मिलेगा। ये आपका मैक्सिमम वर्क होगा। और मिनिमम कब होगा फ्रेंड, जब आपका थीटा जो है 90 होगा तो उस केस में आपका वर्क डन मिनिमम होगा। जब आपका थीटा जीरो होगा तो उस केस में आपका वर्क डन मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो जीरो का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स आपका, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क ऑन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, मतलब आपका जो थीटा एंगल है वो जीरो है, तो इस केस में आपका वर्क डन पूरा का पूरा मैक्सिमम होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपका ए वाला सही हो जाएगा, जब आपका एंगल फोर्स और एंगल के बीच में डिस्प्लेसमेंट एंगल जो है जीरो होगा। यहाँ पे आपका नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री का केस है, ये आपका 45 डिग्री का केस है, और ये आपका 75 डिग्री का केस है। तो इस केस में आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द पोजीशन ऑफ द डिलीवरी वाल्व शुड बी, मतलब अगर आपका कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप है तो आपको पंप को स्टार्ट करने से पहले डिलीवरी वाल्व की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो फिर हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप जब भी रहेगा, आपको पंप को स्टार्ट करना है तो उस केस में आपका डिलीवरी वाल्व हमेशा क्लोज होना चाहिए, मतलब डिलीवरी वाल्व आपका हमेशा फुली क्लोज होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है फ्रेंड, देखिए बाय स्टार्टिंग द पंप विद डिस्चार्ज वाल्व क्लोज, जब हमारा डिस्चार्ज वाल्व क्लोज रहेगा उस समय जो पावर डिमांड होगी पंप के द्वारा, जो पंप का मोटर है उस समय जो पावर की डिमांड होगी बहुत ही कम होगी, तो हम इससे हमारा पावर का जो अपना एक्सपेंस होगा वो बचेगा। इसीलिए हमेशा अपना डिस्चार्ज वाल्व को क्लोज रखते हैं। उसके बाद जब हमारा पंप स्टार्ट हो जाएगा तो हम जैसे तो हम जो है धीमे धीमे अपना जो है वाल्व ओपन कर देंगे, जिससे कि अपना मोटर का करंट भी स्टेबलाइज हो जाता है। इसीलिए हमेशा आप ध्यान रखिएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप में पंप को स्टार्ट करने से पहले हमारा वाल्व क्लोज होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, टू कट द सॉफ्ट मटेरियल ग्राइंडिंग टूथ आर जनरली मेड बाय शेप ऑफ, मतलब आप सभी को पता है जो ग्राइंडिंग व्हील हमारा होता है ये एकदम कॉमन फ्रेंड्स, ये आपका ये सबसे फेमस क्वेश्चन है कि अगर ग्राइंडिंग व्हील हमको अगर सॉफ्ट मेटल काटना है, अगर हमको सॉफ्ट मेटल काटना है तो हमेशा हमारा ग्राइंडिंग व्हील जो है उसका टूल जो है, देखिए अगर हमारा मेटल अगर हार्ड है, अगर हार्ड है या एक सॉफ्ट मेटल है हमारा, ठीक है, जो अगर हमारा हार्ड होगा तो हमारा टूल जो है सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है, और अगर सॉफ्ट होगा तो हमारा टूल फ्रेंड जो है हार्ड होना चाहिए। ठीक है, बाकी डिटेल में अगर आपको इसके बारे में सीखना है तो मैंने ऑलरेडी ग्राइंडिंग का जो वीडियो बनाया है मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोस कप शेप। ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल काटने के लिए हम कोस कप शेप का टूल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें ग्राइंडिंग व्हील की, देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन। तो फ्रेंड इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, ISO कोड से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। प्लीज़ अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, 7 मिनट का फ्रेंड वीडियो, टोटल आपको 8 मिनट का वीडियो है, तो मुश्किल से 2 मिनट लगेगा आपको ये वीडियो देखने में। तो जाके देख लीजिए, कुछ नया सीखने को फ्रेंड्स आपको यहाँ मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एयर इज इक्वल टू, मतलब जो आपकी स्पेसिफिक हीट होती है, एक होती है आपकी CP और एक होती है आपकी CV, मतलब एक होती है CV और एक होती है CP। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या आपका होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसकी फ्रेंड्स वैल्यू आपको याद रखनी है। तो CV की वैल्यू फ्रेंड्स होती है आपकी 0.720 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, अगर हम CP की बात करें तो CP की वैल्यू आपकी होती है 1 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो फ्रेंड आपको CP की वैल्यू और CV की वैल्यू फ्रेंड दोनों वैल्यू फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। आपसे यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है तो आप जब आप यहाँ CP अपॉन CV करेंगे
1/0.720 जब आप यहाँ करेंगे तो आपको रेशियो कितना मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मिलेगा 1.41। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1.41। ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है CP माइनस CV इक्वल टू R, तो ये भी आपको फ्रेंड ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द क्रिपलिंग लोड ऑफ बोथ साइड्स, ये आपका अगला क्वेश्चन है, बोलता है द क्रिपलिंग लोड फॉर बोथ इन फिक्स्ड लॉन्ग कॉलम इज गिवन बाय। देखिए पहले मैं थोड़ा सा आपको क्रिपलिंग लोड के बारे में एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसमें 4 केस बनते हैं, मैं चारों केस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए पहला क्या बोलता है आपका, अगर हम नॉर्मल फॉर्मूले की बात करें, पी क्रिपलिंग की बात करें, तो आपको फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर EI अपॉन इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है क्रिपलिंग लोड का। अब देखिए इसमें एक केस, पहला केस बनता है इसमें केस 1, ध्यान रखिएगा ये केस 1 आपसे बनता है। पहला केस बनता है बोथ हिंज, बोथ इंड आपका हिंज है, बोथ इंड्स आर हिंज, मतलब क्या हुआ इसका, ये आपका इंड है, ये भी आपका हिंज है और ये भी आपका हिंज है। तो इस केस में जो आपका इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला होगा वो सीधे सीधे एल के इक्वल हो जाएगा। जो आप इस केस में इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा कितना, पाई स्क्वायर EI अपॉन एल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, हम केस 2 की बात करते हैं। अगर हम केस 2 की बात करते हैं, इसमें आपका एक इंड फिक्स है, एक इंड आपका फिक्स है और एक इंड आपका फ्री है, एक इंड आपका फ्री है। ठीक है, तो इस केस में कैसे बनेगा, ये आपका फिक्स इंड है और ये आपका फ्री इंड है। तो इस केस में आपका जो एल का फॉर्मूला होता है, एल ई का फॉर्मूला जो होता है वो आपका 2L मतलब दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर बनेगा, जो आपका फॉर्मूला बनेगा, पाई स्क्वायर EI अपॉन एल की वैल्यू यहाँ पे 2L का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम बात करें केस नंबर 3 की, अगर हम केस 3 की बात करते हैं कि आपका एक इंड आपका फिक्स है, वन इंड फिक्स है और आपका एक दूसरा इंड, वन इंड जो है आपका हिंज है। ठीक है, मतलब कैसे कि आपका फिक्स इंड हो गया और ये आपका हिंज इंड हो गया। ठीक है, तो इस केस में जो आपका एल ई का फॉर्मूला बनेगा वो होता है एल अपॉन अंडर रूट 2। यहाँ जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा पाई स्क्वायर EI अपॉन एल अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो फ्रेंड आपके पास सिंपल सा जितने भी आपके केस बन रहे हैं, जितने भी फ्रेंड्स आपके केस बन रहे हैं, आपको इसमें इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आपको इसमें इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रखना, आपको सिंपल से एक आपका पाई स्क्वायर EI अपॉन एल ई स्क्वायर आपको ये याद रखना है और इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं केस नंबर 4 की, तो आपका केस नंबर 4 क्या बोलता है, दोनों एंड फिक्स है, बोथ इंड्स आर फिक्स, दोनों एंड आपके फिक्स कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या बनेगा, ये भी फिक्स है आपका और आपका ये भी फिक्स है। ठीक है, तो इस केस में आपका एल जो हो जाएगा वो एल अपॉन 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, पाई स्क्वायर EI अपॉन L/2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका, मैंने चारों केस आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब किसी भी केस से आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द मेन एडवांटेज ऑफ शेल मोल्डिंग। फ्रेंड्स सेल मोल्डिंग एक कास्टिंग का एकदम बेसिक पार्ट है, तो आप सभी को पता होगा। जो हमारी सेल मोल्डिंग होती है उसका एडवांटेज क्या होता है फ्रेंड, इससे हम थिन सेक्शन की कास्टिंग बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे थिन सेक्शंस होते हैं उनकी कास्टिंग बहुत ही ईजिली सेल मोल्डिंग कर सकते हैं। तो इस केस का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, थिन सेक्शंस कैन बी इजिली ऑब्टेन। ठीक है, इसमें जो आपको टॉलरेंस मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, जो आपका टॉलरेंस का रेंज होता है वो आपका 0.002 सेंटीमीटर आपको फ्रेंड टॉलरेंस का रेंज मिलता है। ये भी आपसे जेमी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जीरोथ लॉ डिफाइंस। ठीक है, तो आपको सभी को पता होगा कि एक फर्स्ट लॉ होता है, एक सेकेंड लॉ होता है और एक थर्ड लॉ होता है और एक जीरोथ लॉ होता है। ठीक है, तो हर एक लॉ हमको एक प्रॉपर डिफिनेशन देता है। तो जेई में हर बार क्वेश्चन घूम घूम के आके इसमें आता है। मैं आपको चारों लॉ एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, पहले हम बात करते हैं जीरोथ लॉ। ध्यान रखिएगा हमेशा, जो आपका जीरोथ लॉ होता है वो आपको टेम्परेचर की डिफिनेशन देता है। ठीक है, तापमान की डिफिनेशन हमारा जीरोथ लॉ देता है। अगर हम बात करें अदर्स लॉ की, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा कि आपका फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है, सेकेंड लॉ क्या डिफाइन करता है और थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या डिफाइन करता है। तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपना इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी का क्या सही है और सी का क्वेश्चन नंबर इसी का ऑप्शन क्या सही है। जब अगला वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, प्लीज अपने जो भी आपको आंसर पता है उसको प्लीज वीडियो के
कमेंट सेक्शन में जरूर मुझको बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इन केस ऑफ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ ए जेट ऑन ए सीरीज ऑफ फ्लैट वेन्स माउंटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ ए लार्ज व्हील। मतलब आपका एक पेरीफेरी है, ये आपका पेरीफेरी हो गया, यहाँ पे फ्लैट वेन्स लगे हुए हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा हाइड्रोलिक मशीन का सबसे फेमस क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है आपका सीरीज ऑफ फ्लैट वेन्स पे, आपका इम्पैक्ट ऑफ जेट यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रहा है। तो इस केस में आपसे बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या होगी, मैक्सिमम हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या होगी, आपसे ये पूछता है। तो आप सभी को याद होगा कि 50% करंट ये होती है। अब कैसे निकल के आती है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हम बात करते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन पर सेकेंड डिवाइडेड बाई एनर्जी इनपुट पर सेकेंड, ठीक है। वर्क डन अपॉन एनर्जी जो है आपका फॉर्मूला होता है इसका एफिशिएंसी निकालने का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, क्या आपका बनता है रो ए वी पी माइनस यू, अब ब्रैकेट में यू डिवाइड बाई 1/2 रो ए वी और वी का स्क्वायर। और मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए क्या होता है आपका, जो यू की वैल्यू होती है वो v/2 होती है। जब इस वैल्यू को इसमें हम पुट करेंगे तो आपको जो इफिशियंसी फॉर्मूला आएगा वो आपका 50% निकल के आएगा, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 50%, ठीक है। बढ़ते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है और डीजल इंजन द मेथड ऑफ गवर्निंग एम्प्लॉयड इज, मतलब डीजल इंजन में हम कौन सा गवर्निंग करते हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी, हिट एंड मिस या नन ऑफ इट। हम फ्रेंड हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपका क्वालिटी गवर्निंग होता है, अगर हम बात करें क्वालिटी गवर्निंग, जो आपकी क्वालिटी गवर्निंग होती है वो हमेशा डीजल और डुअल में की जाती है, ठीक है। डीजल और डुअल में हमेशा क्वालिटी गवर्निंग की जाती है। अब क्वांटिटी गवर्निंग जो होती है, क्वांटिटेटिव गवर्निंग, जो आपकी क्वांटिटेटिव गवर्निंग होती है वो आपकी पेट्रोल इंजन में की जाती है। तो अगर हम बात करें फिर इस क्वेश्चन का, तो आपसे पूछ रहा है डीजल इंजन में, तो मैंने बताया आपको डीजल इंजन में हम क्वालिटी गवर्निंग करते हैं। इस क्वेश्चन में इस केस में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा क्वालिटी गवर्निंग, ठीक है। फिर इसको याद रखिएगा हमेशा, क्वांटिटेटिव गवर्निंग हम करते हैं पेट्रोल के केस में और क्वालिटी गवर्निंग करते हैं हमेशा हम डीजल और डुअल के केस में, ठीक है। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल एंड डायमेट्रिकल पिच इक्वल टू, मतलब मॉड्यूल और डायमेट्रिकल पिच का प्रोडक्ट पूछ रहा है क्या होता है। फ्रेंड थ्योरी ऑफ मशीन का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए अगर हम बात करें मॉड्यूल की, तो मॉड्यूल आपका होता है d/t, आप सभी को याद होगा। और डायमेट्रिकल पिच का फॉर्मूला होता है t/d, ठीक है। आपसे m और इसका आपसे इसका मल्टीप्लीकेशन पूछा, मतलब m गुणे td पूछा, तो क्या होगा फ्रेंड्स आपका d/t मल्टीप्लाइड बाई t/d, ये हो जाएगा कट जाएगा तो आपका 1 बचेगा। तो हम हमेशा ध्यान रखिएगा मॉड्यूल और डायमेट्रिकल पिच का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसलिए इस केस में इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेफ्रिजरेंट इज अनडिजायरेबल, मतलब इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, लो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम वेपर या हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, पहले आप ये जान लीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टीज़ की, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे लो स्पेसिफिक वॉल्यूम, लो स्पेसिफिक हीट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, लो विस्कोसिटी और हाई इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, ये आपकी रेफ्रिजरेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। हम बात करें अगर थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ की और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो लो बॉइलिंग पॉइंट, लो फ्रीजिंग पॉइंट, हाई सेचुरेशन टेम्परेचर, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये आपकी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारा रेफ्रिजरेंट नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन फ्लेमेबल, नॉन एक्सप्लोसिव होना चाहिए, नॉन कोरोसिव होना चाहिए, केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और क्वालिटी जो उसको स्टोर करते हैं फूड में, कोई भी उसका इफेक्ट उस पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी कुछ रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आपका रेफ्रिजरेंट का हाई बॉइलिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। मैंने बताया आपको आपका रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा लो होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि हमको हाई बॉइलिंग पॉइंट जो है रेफ्रिजरेंट का नहीं चाहिए हो, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच टेक्स प्लेस इन ए सर्टेन ऑर्डर टू रिस्टोर इनिशियल कंडीशन एट द एंड, मतलब एक इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑपरेशन का सीरीज है जो अपना सर्टेन ऑर्डर को वापस से इनिशियल कंडीशन को स्टोर कर लेता है प्रोसेस के एंड में, ठीक है। उसको हम रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं,
या इरिवर्सिबल बोलते हैं या थर्मोडायनामिक बोलते हैं या इसमें से कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए, पहले हम बताते हैं आपको थर्मोडायनामिक साइकिल क्या होती है। तो फ्रेंड ये आपकी थर्मोडायनामिक साइकिल की डेफिनिशन ही है कि ये आपका एक ऐसा ऑपरेशन का सीरीज़ होता है, जो कुछ काम मतलब कुछ सर्टेन ऑर्डर के बाद अपने इनिशियल कंडीशन को वापस रिस्टोर कर लेता है। ऐसे साइकिल को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक साइकिल। अगर हम बात करें फ्रेंड्स आपका रिवर्सिबल साइकिल का, देखिए जो आपका रिवर्सिबल साइकिल का प्रोसेस होता है, वो जब होता है तो वो सिस्टम की अपने सिस्टम की और पूरे अपने सराउंडिंग की अपनी जो उसने स्टार्ट किया था, जिस स्टेट में उसने स्टार्ट किया था, वो उसी स्टेट को वापस से रिस्टोर कर लेता है, मतलब बैक आ जाता है। वो हमारी होती है रिवर्सिबल साइकिल। अगर हम बात करें इरिवर्सिबल साइकिल की, तो जो आपका सिस्टम और सराउंडिंग होता है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न नहीं आ पाता है। तो फ्रेंड जो अपना सिस्टम एंड सराउंडिंग अपने पोजीशन पे रिटर्न आ जाता है, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल साइकिल। और ऐसा सिस्टम और सराउंडिंग जो अपने पोजीशन में रिटर्न नहीं आ पाता है, उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल साइकिल। और जहाँ पे कोई ऐसी ऑपरेशन सीरीज़ होती है, जहाँ पे वो अपने कुछ काम करने के बाद वो अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस आ जाती है, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक साइकिल। तो जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका सेम टू सेम डेफिनिशन है किसका? थर्मोडायनामिक साइकिल का। तो इस केस में इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन-सा होगा? सी वाला सही हो जाएगा, थर्मोडायनामिक साइकिल। ठीक है? बात करते हैं फिर अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन बोलता है विच इज़ अ बॉयलर माउंटिंग। तो पहले हम समझ लेते हैं कि बॉयलर की माउंटिंग्स कौन-कौन सी होती हैं। तो देखिए, आपकी सेफ्टी वाल्व हो गया, टीम स्टॉप वाल्व हो गया, वेंट वाल्व हो गया, प्रेशर गेज हो गया, वाटर लेवल इंडिकेटर हो गया, हीट चेक वाल्व हो गया, विजिबल प्लग हो गया या ब्लो ऑफ कॉक हो गया। ये सब फ्रेंड्स आपके बॉयलर माउंटिंग्स हैं, ठीक है। तो देखिए क्या इसमें से कौन सा बॉयलर माउंटिंग फ्रेंड्स आपका है? ऑप्शन नंबर सी देखिए, जो आपका फ्यूजिबल प्लग है, ये आपका बॉयलर माउंटिंग यहाँ पे इस केस में इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोलता है हीट एंड वर्क का हीट एंड वर्क क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पॉइंट फंक्शन या पाथ फंक्शन। फ्रेंड हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपका हीट एंड वर्क है, ये दोनों आपके पाथ फंक्शन होते हैं, ठीक है। देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलो ड्यूरिंग अ प्रोसेस एज वेल एज द एट द एंड स्टेट। इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा पाथ ये फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए आपके हीट एंड वर्क जो होते हैं, वो आपके पाथ फंक्शन होते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ आपकी 2 टाइप की होती हैं। पहली आपकी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी आपकी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए इंटेंसिव में आई-एन है, तो जो प्रॉपर्टीज़ मास पे इंडिपेंडेंट होती हैं, वो होती हैं हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टीज़ मास पे डिपेंड होती हैं, वो हमारी होती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, ये सब आपकी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये आपकी जो है मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। अगर हम बात करें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो ये जो जो हमारी मास पे डिपेंड होती है, जैसे कि एनर्जी हो गया, वॉल्यूम हो गया, एंट्रोपी हो गया, ये सब हमारी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? चिल्स आर यूज्ड इन द कास्टिंग। फ्रेंड चिल्स एंड पैडिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं आपके कास्टिंग में। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपके चिल्स और पैडिंग्स होते हैं, ये हमेशा डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। चिल्स एंड पैडिंग जो है आपका, तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इस केस में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इम्प्रूव द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। अगर हम बात करें कि आपका चिल्स एंड पैडिंग्स जो आपके इस्तेमाल होते हैं, ये कैसे काम करते हैं? देखिए, चिल्स जो होता है आपका, वो आपका मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? जो हम मोल्ड में रखते हैं, किस लिए रखते हैं मोल्ड में? टू इंक्रीज़ द कूलिंग रेट ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग के कूलिंग रेट को इंक्रीज़ करने के लिए हम चिल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें पैडिंग का, तो पैडिंग जो है आपका एक सेक्शन होता है, जो टेपरिंग ऑफ थिनर सेक्शन टुवर्ड थिकर सेक्शन, मतलब एक उसमें हम पैड लगाते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल का, जिसमें हम थिनर सेक्शन से थिकर सेक्शन तक पैडिंग करते हैं, जिससे कि हम अपने श्रिंकेज को और पोरोसिटी को बचा सकें। अगर हमारा पैडिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जहाँ पे हमारे थिन सेक्शन है, वहाँ पे सेंटर लाइन श्रिंकेज और पोरोसिटी होने की बहुत ही बड़ी संभावना होती है, ठीक है? इसीलिए हम चिल्स एंड पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल। फ्रेंड आपको ऑटो साइकिल का एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो सबसे ईज़ी फॉर्मूला है 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। तो ये आप फ्रेंड्स आपका होता है किसका? एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, ठीक है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऑटो साइकिल का ये होता है। और फ्रेंड्स आप इसके बाद देखिएगा डीजल साइकिल क्या होता है, ठीक है? आपके लिए ये होमवर्क है कि आप डीजल साइकिल का आप सर्च करिए कि आपका एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। उसमें फ्रेंड ध्यान रखिएगा, कट ऑफ रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है। एक होता है कट ऑफ रेशियो, एक होता है कट ऑफ रेशियो और एक होता है कट ऑफ, एक होता है कट ऑफ।
फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं आपके डीजल साइकिल से रिलेटेड, ठीक है। तो उसको एक बार अपनी तरफ से एक बार सर्च करिएगा डीजल साइकिल का आपका फॉर्मूला क्या होता है। जब मैं आप अपना अगला वीडियो लाऊंगा तो मैं उसमें आपको डीजल साइकिल का फिर फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड द हीट इनपुट द एफिशिएंसी ऑफ द पावर साइकिल, मतलब मैक्सिमम प्रेशर और हीट इनपुट के लिए आपसे पूछ रहा है पावर साइकिल्स ऑटो डुअल और डीजल का कैसे आपका वो सेट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। देखिए पहला हमेशा याद रखिएगा फॉर सेम, हमेशा सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट, ठीक है। इस केस के लिए क्या होता है हमेशा डीजल साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद डुअल की होती है और उसके बाद आपकी ऑटो साइकिल की होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है सेकेंड फॉर सेम, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट आउटपुट, ठीक है। इस केस में आपसे हीट आउटपुट की बात करेगा तो इसमें पेट्रोल की ज़्यादा हो जाती है और डुअल की उससे कम होती है और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी डीजल की होती है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जैसे आपसे किस बार पूछा था सेम मैक्सिमम प्रेशर और हीट इनपुट में किसकी होगी तो सबसे ज़्यादा डीजल की होगी। जब बात करेगा सेम कंप्रेशन रेशियो और हीट आउटपुट की तो उसमें पेट्रोल की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस केस में इस ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछा है मैक्सिमम प्रेशर और हीट इनपुट का तो यहाँ पे डीजल की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है फ्रेंड, ये आपसे फ्रेंड बहुत ही टॉम का बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। विच व्हाट इज द मोबिलिटी ऑफ गिवन मैकेनिक, तो आपसे मोबिलिटी पूछ रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है। तो देखिए लिंक कितना है इसमें 1 2 3 4 4 लिंक है, 4 ज्वाइंट है। तो फॉर्मूला क्या होता है 3L-1 - 2J और हायर पे एक भी नहीं है तो लिंक 4 है, ज्वाइंट आपका 4 है और हायर पे एक भी नहीं है तो इस केस में आपका 9 - 8, इस केस में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1, ठीक है फ्रेंड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है द पर्पज ऑफ सर्ज टैंक इन ए पाइपलाइन, पाइपलाइन जो हम सर्ज टैंक लगाते हैं, सबसे फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड हाइड्रोलिक, जिसने पढ़ा होगा सब ने सर्ज टैंक को पढ़ा होगा। तो हमेशा याद रखिएगा जो हम सर्ज टैंक लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं फ्रेंड, सर्ज टैंक का इस्तेमाल करते हैं इसलिए वाटर हैमर को रिड्यूस करने के लिए, जो उसका वाटर हैमरिंग का प्रेशर होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम सर्ज टैंक का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन इस केस में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड आज के वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन 20 सॉल्व करा दिया है। जो आपका पार्ट 2 में लेके आऊँगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 लेके आऊँगा। आई होप आपको इन क्वेश्चन से कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ अगर कुछ नया सीखे हैं आप तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक मेरे वीडियो शेयर कर दिएगा। तो हम मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।